हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच। पिछले वीडियो को आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और उसके लिए हम उसी का ही पार्ट टू ला रहे हैं। मतलब उस स्टोरी का नहीं है, बट जो वो जॉनरा है उसमें ही हम एक पार्ट टू ला रहे हैं। तो ये एक नई स्टोरी है जो कि फिर से रेडिट में किसी ने शेयर करी है। एक्चुअली जिसने ये स्टोरी शेयर करी है ये उसकी नहीं है, ये उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी की है। ये तब की बात है जब रेडिट फेसबुक ये सब नहीं होता था। तो तब के लोग क्या करते थे ना, तब जो भी अपनी स्टोरी होती थी, जो भी वो उनके दिमाग में चलता था, वो एक डायरी में लिख देते थे। और लकीली ये जो डायरी है वो अब उसके ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन जो भी है उसको मिलती है, और उसने ये पूरी स्टोरी अब रेडिट में डाल दी है। और ऐसे ही मैंने ये स्टोरी देखी तो मैंने सोचा ये इतनी इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरी है कि आई शुड शेयर दिस स्टोरी विद यू ऑल। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। इस स्टोरी में सबसे पहले नाम मतलब क्लियर नहीं किया है जो जिनकी ये स्टोरी है, तो लेट्स जस्ट नेम हिम जॉन। जॉन सबसे पहले बताता है कि उसके एक अंकल थे, एक क्रेजी अंकल। मतलब वो सबसे अलग थे, उनकी हरकतें, उनकी बातें, उनकी हर चीज़ सबसे अलग थी। तो ये एक छोटे से विलेज में रहते थे, बहुत छोटा सा विलेज इनकी कंट्री के कोने में था, जिसे शायद आधे लोग तो जानते भी नहीं थे। और ये इतना छोटा था जहाँ बहुत लिमिटेड लोग रहते थे, और जितने भी रहते थे सब एक दूसरे को जानते थे। यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी थी, इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी उस टाइम के हिसाब से। और बट फिर भी सब बहुत खुश थे, सब अच्छे से रहते थे। और इन सब के बीच में रहते थे वो क्रेजी अंकल। तो एक बार जॉन ऐसी फैमिली मीटिंग हो रही होती है, सब रिलेटिव्स आए होते हैं, उनके साथ बैठे हैं, और वहाँ पे पहले नॉर्मल ऐसी बातें चल रही होती है, और कैसे हो आप, ये सब वो सब। और फिर एक टॉपिक निकलता है वही क्रेजी अंकल के बारे में। तो उन्हें वहाँ पे भी द क्रेजी मैन बुलाते थे सब। तो जब ये बात निकलती है तो जॉन को पता चलता है कि वो जो अंकल है उसके, वो अभी क्रेजी नहीं हुए हैं, वो बचपन से ही सबसे ज़्यादा हटकर थे। तो बचपन में वो कैसे होते थे पता है? जब वो क्रेजी अंकल छोटे थे तब वो ऐसे ही अपने मतलब खुद से घर से बाहर निकलते थे, फॉरेस्ट होता था जहाँ, उधर चले जाते थे और चढ़ चल के मून को देखते रहते थे, और मून को देख के हाउल करने लग जाते थे, चिल्लाने लग जाते थे। कभी ऐसे बस मून को घूर रहे हैं, वो बच्चे हैं छोटे से, जिस उम्र में सब टॉयज़ के साथ खेलते हैं वो ये सब करते थे। उनका दिमाग सबसे अलग चलता था। जब वो थोड़े से बड़े हुए, मतलब इतने बड़े कि अब घर वालों को उनकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, अब वो खुद का खुद ध्यान रख सकते हैं, तब वो क्या करते थे, वो अपने घर से भाग जाते थे। वो फिर से फॉरेस्ट में भाग जाते थे और कई दिनों तक घर ही नहीं आते थे। 6-7 दिन हो जाते थे बट वो घर नहीं आते थे। और जब वो आते थे वो 1-2 दिन रुकते थे, थोड़ा खाना वाना खाते थे और फिर गायब। तो उनको विलेज में एक द क्रेजी मैन नाम से ही, मतलब बचपन से ही उन्हें वैसे ही बुलाने लग गए थे कि अरे ये तो पागल है पागल है। बट वो किसी को भी हार्म नहीं करते थे, उनकी इंटेंशन कभी भी ऐसी बुरी नहीं होती थी कि किसी को भी हार्म कर देना, कुछ ऐसे लड़ाई कर देना, कुछ भी। तो विलेज जितने भी मतलब वहाँ विलेजर्स थे सबको ये पता था कि ये किसी को हार्म नहीं करेगा, ये लड़का अच्छा है, बस थोड़ा हटके है सबसे, थोड़ा अलग सोचता है, थोड़ी अलग चीज़ें करता है, बट सबको अच्छा ही लगता था। सब मतलब उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे कि हाँ ठीक है। और ऐसे करते करते फिर वो उसी विलेज में बड़े हुए हैं। जॉन का बताना है कि जितना सब उसे क्रेजी क्रेजी कहते हैं, जॉन को वो बिल्कुल क्रेजी नहीं लगते। हाँ वो हटकर हैं, बहुत अलग है सबसे, बट वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो जॉन का अपना बचपन उस अंकल के साथ ही बीता था मोस्टली। वो अंकल उसके लिए ना एक एस्केप होता था। मतलब जॉन जब बड़ा हो रहा था तो जहाँ वो जितने भी बड़े लोगों के साथ मिलता था, सब उसे यही समझाते थे बड़े लोगों को कैसे बिहेव करना है, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ये करना चाहिए, स्टडीज़ अच्छी चल रही कि नहीं, सब यही पूछते थे। बट जब भी मैं उस अंकल के पास जाता था ना, वो अलग ही बातें करते थे। वो बोलते थे देख तारे कैसे लग रहे हैं, चल तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ, छोड़ना ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कुछ नहीं होती, आजा मैं तुझे आज कुछ नया दिखाता हूँ। तो जब भी मैं उनके साथ होता था, मुझे ऐसा लगता था मैं एक अलग दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ मुझे कोई जज नहीं करता, जहाँ मुझे कोई एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं बनाना चाहता, जहाँ मुझे ये नहीं बताना चाहता कोई कि क्या करना चाहिए, जहाँ बस एक आदमी मेरे साथ है जो कि बस मुझे नई नई चीज़ें दिखा रहा है और बोल रहा है कि मज़े कर, मज़े मार, छोटी सी ज़िंदगी है, अच्छे से जी। तो मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता था। तो जॉन का ये बताना होता है। तो एक दिन क्या होता है, जॉन के जो ग्रैंडफादर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा मैं अंकल अंकल बता रहा हूँ आप सबको, तो क्लैरिटी यहाँ पे मिल जानी चाहिए। तो हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो वो जो क्रेज़ी मैन है वो जॉन के मामा जी है, उनकी मम्मी के भाई। तो जब जॉन की ग्रैंडफादर की डेथ होती है तो सब मतलब उनको लेके जा रहे होते हैं,
जो भी लास्ट प्रोसीजर्स होते हैं वो सब मतलब फॉलो करने, वो सब कंप्लीट करने के लिए। तो छोटा सा विलेज होता है तो वहाँ ये सब नहीं हो पाता। तो विलेज से तुम बहुत थोड़ा सा आगे जाओगे कारवार में तो सिटी पड़ती है, वहाँ तुम उन्हें मतलब ग्रेवयार्ड ये सब हुआ है, तो वहाँ पर पूरा प्रोसीजर फॉलो करा जाता है। तो अब जॉन कार में बैठ गया अपनी ग्रैंड मदर के साथ कि अचानक से कार के बाहर कोई ठक 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 करता है। मैं विंडो डाउन करके देखता हूँ तो मैं देखता हूँ अरे ये तो और कोई नहीं, मेरे मामा जी है, दैट क्रेजी अंकल। तो जो मामा जी होते हैं उन्हें इन सब में बिल्कुल मतलब नफ़रत होती है उन्हें इन सब चीज़ों से। जितने भी हम इंजन्स बोलते हैं ना, कार हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया जो कि डेवलपमेंट की साइड जा रहा हो, मेरे मामा जी को उन सब चीज़ों से पता नहीं क्यों बट नफ़रत थी। तो वो कार में कभी नहीं आते थे, बाइक या स्कूटर जो भी मतलब उस टाइम की चीज़ें थी उनमें कभी नहीं वो ट्रैवल करते थे। बट इस बार वो खुद बोलते हैं कि अच्छा चलो साइड हो जाओ, मैं भी आ रहा हूँ साथ में। और अब मैं बीच में फंस चुका हूँ, यहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर है, यहाँ पे मेरे अंकल है। तो 1 या 2 घंटे का ये ट्रैवल टाइम होता है और मैं इन दोनों के बीच में फंस चुका हूँ। मुझे ये गुस्सा भी आ रहा है कि कोई मुझसे पूछता क्यों नहीं है कि मुझे इनके साथ जाना है कि नहीं जाना है। बस बीच में बिठा दिया मुझे इन दोनों के। जो मेरे अंकल है वो कभी शेव भी नहीं करते, दाढ़ी भी नहीं काटते, और ये 2 घंटे में मुझे उनकी दाढ़ी 10 बार चुभ चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। अब जॉन का ये बताना होता है। 2 घंटे का ट्रैवल करके वो पहुँच जाते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं सब लोग आगे जा रहे होते हैं, मेरे अंकल पीछे जा रहे होते हैं। मेरे अंकल मुझसे पूछते हैं कि बता कहाँ जाना चाहता है, आगे या मेरे साथ पीछे। वेल मेरे पास 2 चॉइस थी और मैंने 2 मिनट नहीं लगाए सोचने के लिए। मैंने कहा अंकल जी मैं आपके साथ जाऊँगा। अब अंकल मेरे शोल्डर पे हाथ रखते हैं, बोलते चल। अब हम जा रहे हैं, अंकल मुझे लेके जहाँ जा रहे हैं मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। और हमारे पास कुछ चलने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि कोई गाड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हम बस पैदल चल रहे हैं। मुझे लगा वो सामने लेके जा रहे हैं मुझे। सामने एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिख रही थी, पार्क जहाँ हम खेल सकते थे, जहाँ हम घूम सकते थे। वेल हम पहुँचे पार्क में, मुझे लगा ये पार्क में लेके जाएंगे बट वो मुझे सीधा सीधा लेके जाने लग गए। मैं उनके साथ जाने लग गया, ठीक है भाई कोई नहीं। जाते जाते मुझे आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया हमें चलते चलते। बट अब मुझे गुस्सा आने लग गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई कब रुकेंगे, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं और मुझे कोई डेस्टिनी भी नहीं दिख रही और मुझे ये भी टेंशन हो रही है कि हमें वापस भी जाना है इतना ही ट्रैवल करके। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे अंकल पे अब गुस्सा आने लग गया कि ये भाई कब रुकेंगे, ये तो चले ही जा रहे हैं। कि अभी मैं गुस्से से अंकल को बस देख रहा हूँ कि अंकल फिर से मेरे शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं हम पहुँच गए। हम पहुँच गए, साउंड्स गुड, चलो फाइनली हम पहुँच गए। अब देखूँ जरा कहाँ पहुँचे। जैसे ही मैंने गर्दन सामने की तरफ करी, मुझे वहाँ पर एक ऐसी चीज़ दिखी जो आज से पहले ना तो मैंने कभी सोची थी, ना कभी देखी थी और ना ही ऐसी चीज़ के बारे में मैंने कभी सुना था। एक प्लेन। वेल सुना था मैंने बट इतने पास से उस चीज़ को देखना, मुझे तो लगता था कि ये सब चीज़ें बस बोली जाती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट मेरे सामने एक प्लेन था और वो इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना अनबिलीवेबल लग रहा था कि मेरी उधर से नज़रें हट ही नहीं रही थी। ऐसा समझो कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो चुका था एक प्लेन के साथ। और मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं आगे चलकर जो भी करूँगा इसी चीज़ से रिलेटेड करूँगा और इसलिए मैंने इंजीनियरिंग चुनी। वेल फिर से हम स्टोरी पर आते हैं। तो जब मैं उस प्लेन को देख रहा था और बस उसे निहार रहा था, तब मेरे अंकल मेरे को बोलते हैं कि इसको डेविल चलाता है और तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। मुझे समझ नहीं आया कि अंकल ने ऐसा क्यों कहा। और अंकल की जो टोन थी वो ऐसा लग रहा था जैसे वो नफ़रत करते हैं इन सब चीज़ों से। मैं समझने की कोशिश कर रहा था बट अंकल मेरे क्रेज़ी थे, वो कभी भी कुछ भी कहते थे। तो मैंने उन्हें ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। मैंने सोचा कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पर आए हैं और मुझे प्लेन दिख रहा है तो क्यों ना मैं प्लेन को ही देखूँ। अब मैं प्लेन को ही देखे जा रहा था। वेल थोड़ा सा टाइम होता है और अंकल बोलते हैं चलो वापस घर भी जाना है। तो हम थोड़ी देर बाद घर चल पड़ते हैं और मैं घर चले जाता हूँ। बट ये जो जर्नी थी, इस प्लेन को देखने के बाद से लेकर घर जाने तक मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, वो प्लेन। मतलब दूसरों के लिए वो प्लेन होगा बट मुझे पता नहीं मुझे उससे क्या लगा हुआ कि मेरे को बस इंजन्स, मुझे मशीन्स, इन सब से प्यार हो गया था उस दिन और इसीलिए शायद मुझे इंजीनियरिंग भी करनी थी। ऐसे करते करते 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं। सबको पता था मेरे अंकल क्रेजी है, वो उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, बोलते हैं। बट सबको ये भी पता था कि वो डेंजरस इंसान नहीं है, उनके साथ
तुम कभी मतलब वैसा फील नहीं करोगे कि ये कभी भी हमें हार्म कर सकता है, अनटिल वो एक इंसिडेंट होता है। तो जॉन का बताना है कि एक दिन कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं हम आपके विलेज में थोड़ी सी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे एक फायर स्टेशन बनाना चाहते हैं। फायर स्टेशन, पूरे गांव वाले ये सुन के पागल हो गए थे कि अरे हमारे गांव में भी कुछ डेवलपमेंट होने वाली है। सब मतलब ऐसे आ गए थे जैसे कि आज से पहले उन्होंने ना तो फायर स्टेशन देखा है ना तो सुना है। हमारे गांव में सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग चर्च की थी, वो भी इसलिए क्योंकि वो पहाड़ में थी, अदरवाइज़ वो भी नॉर्मल घर जितनी होती। छोटे छोटे से घर थे, सब कुछ छोटा सा था, और वहाँ पे एक 2 माले की बिल्डिंग बन रही थी, वो भी फायर स्टेशन। तो हम सब बहुत खुश थे। हम जब भी वहाँ पे फायर स्टेशन बनने का प्रोसीजर चालू होता था, जब भी वर्कर्स आते थे, वर्कर्स से पहले हम गांव वाले ऐसे बैठ जाते थे वहाँ पे कि अरे वाह आज तो बनेगा, आज देखेंगे कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बड़ी अच्छी लगती थी देखने के लिए। और धीरे धीरे फायर स्टेशन बनना चालू हुआ और हमने उम्मीद जितनी करी थी उससे बहुत पहले वो 1 मंजिल बन भी चुकी थी। एक दिन क्या होता है कि हम ऐसे ही वहाँ बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं, सीमेंट मिल रहा है, सब कुछ वहाँ रेत मिल रही है, कि हम दूर से देखते हैं उस चर्च से एक इंसान भागता हुआ आ रहा है ज़ोर से। और जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा है हमें वो क्लियर दिख रहा है, और जैसे ही मैंने उसे क्लियर देखा मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरे अंकल है। वो एक हाथ में होली वाटर लेकर भाग रहे हैं और उनके पीछे चर्च के प्रीस्ट जो होते हैं वो भाग रहे हैं। बट मेरे अंकल इतने स्पीड थे कि उन्हें कोई पकड़ नहीं पा रहा है, ना तो प्रीस्ट ना तो उनके पीछे 2-3 और लोग थे जो चर्च से ही निकल कर मेरे अंकल को पकड़ने आए थे, कोई भी उन्हें नहीं पकड़ पा रहा। अंकल भागते हुए आते हैं और उस सीमेंट के अंदर होली वाटर डाल देते हैं। हम सब हैरान हो जाते हैं कि अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं। वेल टू बी ऑनेस्ट मैं हैरान होता हूँ, बाकी सबको ये लगता है कि वो तो पागल है, कुछ भी करता है। बट मुझे पता है अंकल ऐसी चीज़ें कभी मतलब करते नहीं हैं। तो मैं हैरान हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अब सब उसे खींच रहे हैं अंकल को, बट अंकल रुक नहीं रहे, अंकल डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। तभी एक इंसान वहाँ से उठता है जो कि वर्कर्स में से एक होता है। वो बोलता है कि आप हमारे काम में दखल अंदाजी मत दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। तो अंकल उन्हें देख के बस कुछ नहीं बोल रहे, चिल्लाए जा रहे और होली वाटर डाले जा रहे हैं। और अब होली वाटर पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। उस इंसान को एकदम से गुस्सा आ जाता है, जो वर्कर होता है वो अंकल को थोड़ा सा धक्का पीछे की साइड करता है कि आप प्लीज़ पीछे होइए। और हमें समझ नहीं आता अंकल को क्या हुआ। अंकल वही जो जग होता है जिसके अंदर वो होली वाटर होता है वही उसको मारते हैं और उसका नाक पूरा टूट जाता है उस वर्कर का। हम लिटरली देख रहे हैं कि उसके नाक की पूरी शेप बिगड़ गई है, उसका पूरा खून निकल रहा है नाक से, और वैसे पकड़ के चिल्ला रहा है, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है। जैसे ही ये सब होता है सब गांव वाले अंकल को खींच के ले जाते हैं। अब अंकल जा चुके हैं, वर्कर्स अपने फेलो वर्कर को उठा रहे हैं, उसे संभाल रहे हैं, और ऐसे करके ये दिन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जैसे ही हम अंकल को लेके जा रहे हैं अंकल चिल्लाने लग गए विक्ट्री विक्ट्री ऐसे करके, और वो ऐसे लग रहा है जैसे रोने वाले हैं। वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, जैसे मानो उन्होंने कोई जंग जीत लियो। हम उन्हें खींच के ले जा रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं चारकोल फॉर द लॉन्ग विंटर। वो ये चिल्लाए जा रहे हैं चारकोल फॉर द लॉन्ग विंटर, चारकोल फॉर द लॉन्ग विंटर। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वेल उस टाइम हम में से किसी ने समझने की कोशिश भी नहीं करी, हम बस उसको ले गए। अगले दिन जो वर्कर का नाक टूटा था, अनफॉर्चुनेटली वो एक पुलिस ऑफिसर को जानते थे। इनफैक्ट वो पुलिस ऑफिसर काफ़ी अच्छी रैंक पे था, तो ऑब्वियसली किसी का नाक टूटा है तो वो ऐसे तो जाने नहीं देगा। अगले दिन पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और अंकल को अरेस्ट कर लेकर चले जाते हैं। हम काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं बट कोई नहीं समझता। अंकल को ले जाते हैं और 1-2 महीने के लिए वहीं पे रखते हैं। बट 1 महीने बाद हम तक न्यूज़ आती है कि हमारे अंकल की डेथ हो गई है। मतलब उन्हें एक डिसीज़ हुई थी, निमोनिया हुआ था, और उसका इलाज ना होने की वजह से उनकी सडनली डेथ हो गई। वेल विलेज में इतना फ़र्क नहीं पड़ा था किसी को, सबको लगा कि चलो ठीक है बेचारा ऐसे ही पागल था, तो अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, अब वो एक अच्छी जगह में है। बट मुझे लगता है जो लॉस हुआ था वो सिर्फ मेरा ही था, क्योंकि बाकियों को किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ा था उस चीज़ से। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, मैं बड़ा होता गया, मेरी मेमोरी फेड होती गई, और एक ऐसा भी टाइम आया जब मैं भूल गया था कि कोई ऐसा अंकल भी है। अब मैं बड़ा हो चुका था, मैं पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दे रहा था, और मेरे को बस एक चीज़ याद थी, वो प्लेन और वो इंजन, वो मशीन।
तो मेरा पूरा ध्यान उस साइड ही था। मैंने अपनी पूरी मेहनत कर दी पढ़ाई करने में। विलेज में नहीं, मैं सिटी में शिफ्ट हो गया था। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स थे, तो मैं उससे पढ़ा। मैं हर जगह टॉप करता था। फिर मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स क्लियर किए एंड फाइनली मेरी जो पोस्टिंग आई वो यूएस में आई थी। तो अब मैं यूएस में जॉब करने के लिए यूएस में ही शिफ्ट हो गया था। वेल, टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतता गया। यूएस में मैं शिफ्ट हो गया, मैं बड़ा हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए और मेरा डिवोर्स भी हो गया। अब मैं अकेला रहता हूँ और बस काम करता हूँ, घर आता हूँ, खाना बनाता हूँ खुद के लिए, सो जाता हूँ। और एक दिन अचानक से ही ऐसे मुझको एक कॉल आती है। मैं कॉल पिक करता हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरे डैड की डेथ हो चुकी है। मैं वहाँ जाना चाहता था, मैं उन्हें देखना चाहता था, बट काम की वजह से मैं नहीं जा पाया। मेरी फ़्लाइट बुक नहीं हो पाई और मैं यूएस में ही रह गया। ऐसे करते करते 1-2 साल और निकल गए कि अब मुझे पता चलता है कि मेरी मॉम की भी हालत काफ़ी ख़राब होने लग गई है एंड ये उनके शायद आखिरी दिन हो। मैं बहुत रिग्रेट फील करता था कि मैं अपने डैड से नहीं मिल पाया और मैं इस रिग्रेट के साथ नहीं जीना चाहता कि मैं अपनी मॉम से भी नहीं मिल पाया। तो मैंने जॉब उसी टाइम वहाँ पे छोड़ दी और मेरे पे जितनी भी सेविंग थी मैंने सोचा अब मैं अपने मॉम के साथ रहूँगा। मैंने फ़्लाइट बुक करी और मैं अगले दिन उस विलेज में पहुँच गया। जैसे जैसे मैं सिटी से विलेज की तरफ आ रहा था, धीरे धीरे मेरी मेमोरीज वापस आ रही थी उस विलेज की। वही घर, वही जगह, वही पेड़, वही रास्ते, वही लोग, सब कुछ सेम। ऐसा लग रहा था मानो कि मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया और मैं वापस वहीं पहुंच चुका हूँ। ऐसा लग रहा था कि फिर से मेरे वही दिन वापस आ गया जहाँ अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है। बस मैं खुश हूँ, मैं बस जीना चाहता हूँ, मैं नई चीज़ें देखना चाहता हूँ। मैं विलेज आते आते काफ़ी खुश था। जैसे जैसे मैं विलेज में आया, मैं अपने घर पहुँचा, मैं देखता हूँ कि मेरी मॉम मेरा इंतज़ार कर रही है। वो बेड पे लेटी हुई है क्योंकि उनकी हालत सही नहीं है, तो बेड पे ही लेटी हुई है। मैं आता हूँ, मैं अपनी मॉम से बहुत बातें करता हूँ। ऑल्दो अब मुझे यूएस की इतनी आदत हो चुकी थी कि अब विलेज में रहना थोड़ा सा मुश्किल था। उस इन्वायरमेंट को ढालना अपने में काफ़ी मुश्किल था। मुझे 1 हफ़्ता तो ऐसा लगा कि मैं जस्ट अभी चला जाता हूँ यूएस। भाई चलो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, 1 हफ़्ता निकाल दिया, अब चलते हैं वापस काम करते हैं। बट कैसे कैसे करके मैं रुका और 1-2 हफ्ते बाद मैंने अपने आप को विलेज के इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लिया था। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद को इम्प्रूव करा था, खुद को सुधारा था। अब मैं पहले से ज़्यादा काम हो चुका था, पहले से ज़्यादा खुश था, पहले से ज़्यादा पहले मेरे माइंड में मतलब दुख ही रहता था। मैंने आपको बताया कि मेरा डिवोर्स हुआ है, तो मेरे माइंड में हमेशा यही चलता रहता था, मैं अकेला हूँ, मैं ये हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ। बट अब जब मैं विलेज में आ गया हूँ, सब मुझसे मिल रहे हैं, मेरी मॉम मेरे साथ है, तो मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लग गए थे। ऐसे करते करते अब 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, मैं वहाँ पे ढल चुका हूँ पूरी तरीके से। हम वहाँ पे काफ़ी अच्छे से सबके साथ हैं, हम मज़े कर रहे हैं। तो एक बार क्या होता है, वहाँ के जो मेयर होती है उनकी मॉम आ रही होती है, जिनका नाम है सीलियन। तो वो आ रही होती है और उनके ऊपर एक स्नेक गिर जाता है। वो चिल्लाने लग जाती है, पूरा गाँव वहाँ इकट्ठा हो जाता है, भीड़ लग जाती है और सीलियन बोलती है कि मेरे ऊपर सांप गिरा। तो सब उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि पेड़ वेड़ से गिर गया होगा या फिर कोई बर्ड सांप को लेके जा रहा होगा खाने के लिए, उसने छोड़ा होगा और वो आपके ऊपर गिर गया। बट सीलियन की एक आदत थी कि उसे हमेशा मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना होता था। वो हर चीज़ करती थी जिससे सबका ध्यान उस पर जाए और इसीलिए शायद सीलियन इतनी एनिमेटेड रहती थी हमेशा। तो सीलियन बोलती है नहीं, ये कोई बर्ड का नहीं या कोई पेड़ से सांप नहीं गिरा, ये भगवान का हमें संदेश है, ये भगवान हमें कुछ बताना चाहते हैं, ये सांप गिराकर ये कर्ज है। वेल, सीलियन एक्चुअली काफ़ी रिलीजियस थी, गॉड पे बहुत मानती थी और उसे लगता था कि यार कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है तो वो गॉड कर रहे हैं उसे या पूरे विलेज को कोई संदेश देना चाहते हैं। तो सब जो विलेजर्स होते हैं वो भी बेचारे बातों पे आ जाते हैं कि हाँ, अगर सीलियन कह रही है तो हो सकता है भगवान का संदेश हो। ठीक है, ऐसे सबके अपने डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। बट सब मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि जॉन बोलता है यार मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। जॉन वहाँ से चला जाता है, अपने घर वापस आ जाता है और जब घर वापस आता है तो जॉन देखता है उसकी मॉम वहाँ पे लेटी हुई है, तो वो जाके मॉम के साथ ही मतलब बातें करने लग जाता है। अब रात हो जाती है और जॉन सोने की ट्राई कर रहा है बट जॉन को नींद नहीं आ रही क्योंकि उसकी मॉम बहुत ज़ोर से खर्राटे ले रही है और उसी वजह से जॉन अब सो नहीं पा रहा। रात के 2 बज गए कि तभी जॉन को एक आवाज़ सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज़
जो आज से पहले जॉन ने कभी नहीं सुनी। एक ऐसी आवाज़ जो जॉन का दिल दहला देती है। मतलब जॉन समझ नहीं पाता ये इतनी ज़ोर से क्या आवाज़ आ रही है। ये किसी इंजन की नहीं है। मैंने बहुत सारे इंजन्स पर काम किया है, मैंने बहुत सारे मशीन्स पर काम करा है, ऐसी आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी। ये आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे मानो कि थंडर स्टॉर्म्स हो रहे हैं, बट कोई थंडर जो कि धीरे धीरे आ रहा है। ऐसे नहीं कि बस हुआ और चला गया, ऐसा कि आसमान से धीरे 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 ज़मीन हमारे घर के ऊपर ही आ गया है। ये ऐसी आवाज़ थी। मैंने सुनी और मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि है क्या, आज से पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। वेल, वो आवाज़ थोड़ी देर में फिर से गायब हो गई। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगले दिन सुबह होती है तो मैं मॉम से पूछता हूँ कि मॉम, सुना था क्या आपने कुछ ऐसा आवाज़ ये वो आई थी? मम्मी ने कुछ नहीं सुना होता, मम्मी सो रही होती है। तो मम्मी यही एक्सक्यूज़ दे देती है कि हाँ थंडर स्टॉर्म हुए होंगे, पता नहीं कुछ भी। वेल, मैं भी ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि अच्छा ठीक है ऐसा हो सकता है। शाम हो गई होती है। अब मेरा मन करता है कि मैं थोड़ी बियर वियर पीऊँ जाके, तो पास में ही बार होता है गाँव में ही। मैं वहाँ जाता हूँ और बस बैठा हूँ कि वहाँ पे अभी भी एक डिस्कशन यही चल रही है कि वो सांप कहाँ से गिरा, क्या वो सच में गॉड का संदेश था। तो ऐसे ही ये चीज़ें वहाँ चालू होती है धीरे धीरे धीरे। और वहाँ पे मेयर भी होता है, जिसके ऊपर सांप गिरा होता है उसका बेटा, तो वो भी यही सब सुन रहा है। तो वहाँ पे पहले ये डिस्कस हो रही होती है, बाद में आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि समाज धीरे धीरे लड़ने लग गए कि नहीं तुम गलत हो, कि नहीं तुम गलत हो, तुम्हें अक्ल नहीं है, ये वैसे ऐसी बातें चल रही है। वेल, मैं भी वहाँ पे एक पॉइंट रखना चाहता था अबाउट दिस आवाज़ जो मैंने सुनी थी, कि ये आवाज़ कैसी थी। मैं बस रखने वाला था कि अचानक मेरे बगल में एक और लड़का था। वेल, ये लड़का भी कहीं बाहर से ही आया था, ये विलेज में नहीं पढ़ता था। तो वो खड़ा होता है और वो बोलता है कि किसी ने वो आवाज़ सुनी थी जो कल मैंने सुनी थी, बहुत अजीब सी आवाज़ थी। तो सब बोलते हैं अरे वो थंडर की ना, हाँ हमने सुनी थी, थंडर था। ये बोलते नहीं थंडर नहीं था, वो कुछ अलग था। थंडर की ऐसी आवाज़ नहीं होती है, इतनी लंबी देर तक तो नहीं होती है। जैसे वो ये बोलता है, सब गांव वाले थोड़ी देर के लिए चुप होके उसे बस घूर रहे हैं, और मेयर बोलता है कि नहीं वो थंडर की थी, तुम ज़्यादा मत सोचो, दारू पियो और घर जाओ। फिर से बोलता हो नहीं थंडर नहीं थी भाई, थंडर की ऐसी नहीं होती। जैसे वो बोलता है, मेयर एकदम से गुस्सा हो जाता है कि बोला ना थंडर की थी, तुम यहाँ अलग चीज़ें बता दोगे, सांप की वजह से पहले ही यहाँ देख लो क्या इशू चल रहा है, लड़ रहे हैं लोग, तुम और कुछ फिर फैला दोगे रूमर्स, है ना, तो बेटर है तुम समझो और घर जाओ। वेल, जैसे वो ये बोलता है, वो लड़का चुपचाप अपनी दारू पी के चला जाता है। मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि अच्छा हुआ बाप रे मैंने नहीं बोला, मैं बोलता है मुझे भी सुना देते, बच गया। तो मैं भी जल्दी से अपनी दारू ख़त्म करके फिर से अपने घर चला जाता। घर जाते जाते मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हाँ भाई थंडर ही होगा, क्योंकि वो आवाज़ शायद मैंने ही थोड़ी सी ज़्यादा सोच लिया, बट हाँ थंडर ही होगा, अब सब कह रहे हैं। तो मैं ये खुद को मनाने की कोशिश कर रहा था। मैं घर आता हूँ, मैं मम्मी से मिलता हूँ, मम्मी अब सो गई है, तो मैं उन्हें जगाने की कोशिश नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि ठीक है अब रात हो गई है तो मैं भी सो जाता हूँ यार, है ना। वेल, मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था और मैं सो ही नहीं पा रहा था। मैं कितनी भी ट्राई कर लूँ, बहुत डिजीनेस फील हो रही थी, बट जब भी मैं सोने की ट्राई करूँ मैं सो ही नहीं पा रहा था। तो ऐसे करते करते फिर से 2 बज जाते हैं और मैं बस सोने की ट्राई कर रहा हूँ कि अचानक से वो आवाज़ वापस आ जाती है। बहुत दूर से आ रही है बट बहुत ज़ोर से आ रही है। धीरे धीरे वो आवाज़ एकदम क्लोज आ गई है, और वो आवाज़ ऐसी है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा, मैं सोच भी नहीं पा रहा कि क्या है। मेरा माइंड काम करना बंद कर दिया और मैं बस वो सुन रहा हूँ। मैंने अपना चेहरा ऊपर की तरफ करा हुआ है, मैं सीलिंग को देख रहा हूँ, एज इफ़ मानो सीलिंग है ही नहीं, मैं आसमान को देख रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये आसमान है तो ऊपर से क्या जा रहा है इस टाइम। और ये चीज़ें मैं सीलिंग को देखकर सोच रहा हूँ, मे बी शायद दारू का असर। बट वो जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और ये इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सीलिंग के ऊपर कुछ है और वो कर रही है ये आवाज़। धीरे 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 वो सीलिंग से दूर जाने लगी, और वो चली गई। वो फिर से गायब हो गई आवाज़, और हमें कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। जैसे ही वो वहाँ से गई, मैंने विंडो से देखने की कोशिश करी, मुझे 2 रेड कलर के छोटी सी लाइट्स दिख रही थी जो ब्लिंक कर रही थी, और वो चर्च के पास गई।
मतलब वो चर्च वाली साइड जा रही थी। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो चर्च है वो थोड़ा सा मतलब हिल स्टेशन साइड है, मतलब थोड़ी सी पहाड़ी तुम ऊपर चढ़नी पड़ेगी तो आपको वो चर्च मिलता है। और वो जो चीज़ लाल लाल छोटी सी लाइट्स थी वो चर्च की तरफ जा रही थी। मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं मतलब डर चुका हूँ अंदर से। इस टाइम पे मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चंस चल रहे हैं कि ये है क्या, ये क्या चीज़ है जो ऐसी आवाज़ें आ रही है, बट किसी के भी आंसर मुझे नहीं पता। अगले दिन जब मैं देखता हूँ तो हमारे गांव में बहुत बड़ा स्टॉर्म आया होता है, बहुत बड़ा स्टॉर्म। इतना तूफान आया होता है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलता। सुबह से शाम हो जाती है, कोई घर से बाहर ही नहीं निकला। और शाम के टाइम थोड़ा स्टॉर्म कम होता है। और अब शाम हो चुकी है तो ऑब्वियसली हम सब घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो खाना वाना खाते हैं फिर से सो जाते हैं। ये दिन हमारा ऐसे ही निकलता है। बट मैं इस दिन एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि सब नहीं सोए हैं। रात के 2 बजे मैंने अपनी लाइट ऑन करी और मैं बस वेट कर रहा हूँ कि वो चीज़ वापस आएगी। एंड मेरी तरह और लोग भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि बाकी घर की लाइट्स भी ऑन थी, विच मीन्स सब ने वो आवाज़ सुनी है और सब बस मेरी तरह वेट कर रहे हैं। बट ये स्टॉर्म की वजह से हम कभी मतलब आज मिल नहीं पाए, तो इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाए। बट हम एक दूसरे के घर को देख के ये अच्छे से बता सकते हैं कि हम बस उस एक आवाज़ का वेट कर रहे हैं। एंड जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हमारी दिल की धड़कनें बढ़ रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि अब वो आवाज़ आने वाली है, अब कुछ आने वाला है जिसके बारे में हम सबको नहीं पता। और शायद हम सब पता करना चाहते भी है और नहीं भी करना चाहते। मेरा माइंड ये भी कह रहा था कि जो चीज़ें तुम्हें नहीं पता उसको अनडिस्कवर्ड ही रहने दो, उसको अनसॉल्व्ड ही रहने दो, मत पढ़ो इन सब चीज़ों में, क्योंकि शायद रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। पर दूसरी साइड मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि कैसे कोई चीज़ ऐसी हॉरिफाइंग आवाज़ निकाल सकती है और वो क्या चीज़ है। तो मुझे ये चीज़ें जाननी थी। तो आज फिर से 2 बज गए और फिर से वो आवाज़ वापस आ गई। धीरे धीरे वो आवाज़ जैसे आ रही है, इस बार मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूँ। मैंने सोच लिया है कि मैं विंडो से पूरा देखूंगा झाँक कर कि ये है क्या। वेल वो आवाज़ धीरे 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 बढ़ बढ़ के फिर से मेरे घर के ऊपर आ चुकी है। और जैसे ही वो आवाज़ आ रही है मैंने विंडो खोली और मैं देखने लगा। जैसे ही मैंने देखा मेरा होश उड़ गया। मतलब होश छोड़ो, वो टाइम मैं स्टैचू बन चुका था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही, क्योंकि मैंने घर के ऊपर देखा एक प्लेन मेरे घर से मुश्किल से 20 या 30 फीट ऊपर वो प्लेन गया है। इतनी कम डिस्टेंस में वो प्लेन उड़ते हुए जा रहा है मेरे घर के ऊपर। और वो प्लेन नॉर्मल प्लेन नहीं है, वो प्लेन नहीं है जिसमें मैं यूएस से यहाँ पर आया था। ये एक अलग टाइप का प्लेन है, काफ़ी बड़ा प्लेन है। और उसके नीचे ऐसे गोल गोल से लगे हुए हैं जो कि नॉर्मल प्लेन्स में नहीं होते। जो ऐसे विंग्स निकली होती है प्लेन की, उसके नीचे गोल 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 निकले हैं, जिनमें से एक में लाइट जल रही है रेड कलर की। मतलब दोनों साइड रेड कलर की लाइट जल रही है। और कुछ अजीब अजीब से सर्कल टाइप बने हुए हैं, ओवल टाइप बने हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा वो है क्या चीज़। और वो उड़ते हुए मेरे घर के ऊपर से जा रही है। वो बाकी प्लेन से फास्ट भी है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ इतनी नीचे क्यों उड़ रही है। यूँ मानो कि अगर मैं अभी छत में खड़ा हूँ तो शायद मैं उस प्लेन को टच कर लूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। और वो प्लेन जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर से वो उस चर्च के पास जाता है। बट इस बार कुछ होता है, कुछ ऐसा जिससे हम सब के होश उड़ जाते हैं, जिससे हम सब मतलब यूँ समझो पागल ही हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो प्लेन जा रहा है चर्च के ऊपर, उसने कुछ छोड़ा, वो जो होल थे उसमें से कुछ निकला, कुछ लाइट सी समझ लो जो कि नीचे गिर रही है। और हम सब उसे देख रहे हैं। वो लाइट जैसे ही नीचे गिरती है और वो चर्च को टच करती है, चर्च वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पे चारों तरफ आग लग जाती है। हम समझ नहीं पा रहे कि चीज़ क्या है भाई, कि जस्ट प्लेन उड़ता हुआ गया, उसने कुछ छोड़ा लाइट सा और यहाँ पे आग लग गई। और कौन सा प्लेन लाइट छोड़ता है, कौन सा प्लेन आग छोड़ता है, क्या जो भी वो चीज़ थी मुझे समझ नहीं आ रही। बट ये वो टाइम था जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ। और पागल से मुझे याद आता है दैट क्रेजी मैन, वो क्रेजी अंकल
जिन्होंने मुझे एक बार बताया था कि इसको चलाने वाले बुरे लोग हैं, डेविल है, और उनसे दूर रहना। तब शायद मैं बच्चा था तो मुझे समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब था, बट शायद अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ मुझे समझ आ रहा है कि वो अंकल क्या कहना चाहते थे। क्योंकि वो प्लेन और कुछ नहीं था, वो हम विलेजर्स के लिए डिस्ट्रैक्शन था। हम सब बाहर निकलते हैं, हम सब भाग के जाते हैं चर्च की तरफ, सब बाल्टी उठा रहे हैं, सब पानी फेंक रहे हैं, बूढ़े बच्चे बड़े औरत आदमी वीक स्ट्रॉन्ग सब चले गए हैं, सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट हमारी कोशिश किसी काम नहीं आती। वो पूरा चर्च जल जाता है हमारे सामने सामने। हमारी सबसे बड़ी बिल्डिंग जिस पे हम इतना प्राउड फील करते थे कि एक ही तो बिल्डिंग है जो इतनी ऊपर है, जो इतनी बड़ी है, अब वो भी नहीं रही और हम सब बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सुबह होती है, हम सब घर आते हैं वापस, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी मम्मी को ये कैसे बताऊँगा इस उम्र में, इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में मॉम है। वो ये ले पाएगी, वो इस ट्रुथ को ले पाएगी कि कोई हम पे हमला कर रहा है, कोई आया और किसी ने चर्च चला दिया है। पहले मम्मी उठती है, मैं उन्हें ब्रेकफास्ट खिलाता हूँ नॉर्मली, मम्मी खुश है, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कन्वर्सेशन कैसे चालू करूँ। तो मैं एकदम से ही खुद से ही उन्हें सच बता देता हूँ कि मम्मी आपको पता है चर्च पर अटैक हुआ और वो जल गया है। जैसी मम्मी ये सुनती है, मम्मी के रिएक्शन नहीं आते, कुछ भी नहीं आते, वो एकदम स्टॉप है, बस उनके आईब्रोज ऊपर होती है, वो चुप हो गई है, बस उनके कोई ऐसे रिएक्शन नहीं है, शॉक रोना ये सब। मतलब मैं जब आया था मेरे से 20 साल पहले तो मॉम आ रही है, और जब तक मम्मी अपने पैरों पे चल सकती थी तब तक मॉम उस चर्च में जाती थी। हम सभी जाते थे, पूरा विलेज उस चर्च में जाता था, तो सबके लिए वो चर्च एक दूसरे घर जैसा था। और अब हम सबका दूसरा घर टूट चुका था, इनफैक्ट जल चुका था। मॉम जैसे ये सब सुनती है, मॉम कुछ नहीं बोलती, मॉम सिर्फ एक चीज़ बोलती है, चारकोल इन द विंटर। ये चीज़ें सुन के मेरे को एकदम स्ट्राइक करता है कि जो मेरे मामा थे वो भी ये चीज़ बोलते थे। तब मुझे समझ नहीं आया था ये क्या चीज़ है, इनफैक्ट मुझे अभी भी नहीं समझ आता। तो मैं बस मम्मी से पूछता हूँ कि क्या है ये चारकोल इन द विंटर, और क्या मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप समझाओगे। जैसे मैं पूछता हूँ मॉम बोलती है क्या क्या, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, पागल हो गया, मैंने कुछ नहीं बोला। शायद मॉम मुझे बताना नहीं चाहती थी, शायद कुछ ऐसी चीज़ थी जो मॉम मुझसे छुपा रही थी। मैं भी उन्हें फोर्स नहीं कर रहा था, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं उन पे हावी नहीं होना चाहता था, मैं उनसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता था। तो मैं बोलता हूँ ओके ठीक है मम्मी, आ जाओ, आप खाना खाना खाओ सब कुछ, और ऐसे करके हम ये दिन निकाल देते हैं। अगला दिन होता है, अगले दिन मैं देखता हूँ मॉम बहुत खुश है, खुद बेड से उठ गई है, और मतलब काम करने की कोशिश कर रही है, बातें कर रही है, बहुत एनिमेटेड है, हर चीज़ के बारे में पूछ रही है कि कैसा है तू, कैसा है ये वो। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मॉम जो इतनी वीक लगती थी हर बार, मतलब इतनी वीक कि बहुत बार तो मैं रात को उठ के उन्हें देखने आता था, क्योंकि उनके जब खराटों की आवाज़ नहीं आती थी तो मुझे लगता था कि कहीं उनकी डेथ तो नहीं हो गई है। तो बहुत बार मैं उन्हें चेक करने भी आया हूँ, बट आज मॉम एकदम खुश है, आज मॉम एकदम एनिमेटेड है, एकदम अच्छे से बातें कर रही है। बातों बातों में मॉम एक और चीज़ बताती है कि तुझे याद है तेरे मामा कैसे पागल था ना, वो कैसी हरकतें करता था, उसकी बियर्ड कभी काटता भी नहीं था। ये सुन के मुझे मामा की भी काफ़ी याद आती है। तो फिर मैं हिम्मत जुड़ा के मम्मी से फिर से पूछ लेता हूँ कि मम्मी यार आपने जो कल ऐसी बात करी थी चारकोल इन द विंटर, वो क्या था वो। मॉम इस बार कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करती, बट मॉम बोलती है कि भरोसा रखो सब सही हो जाएगा। उनकी इस बात पे एक अलग ही कंफर्ट था, एक ऐसा कंफर्ट कि मैं सब भुला के बस ऐसा ट्रस्ट कर रहा था उन पे कि हाँ आपने ऐसा कहा तो सब सही होगा ही होगा। एक जैसे बच्चे को मम्मी आके टॉफ़ी देती है तो कैसे वो हर चीज़ के लिए मान जाता है, वैसे ही मेरी मम्मी ने 2 लाइन से मुझे मना दिया था कि सब सही होगा। और अब जैसे ही दिन होता है, पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं इसके बाद, और अब मैं सोचता हूँ कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से भागना है, कैसे भी करके विलेज से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है वो सेफ़ नहीं है। तो मैं अब सब पैक करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि एक ही रोड होता है जो हमें ज्वाइन कराता था विलेज को सिटी से, और अनफॉर्चुनेटली अभी 2-3 दिन पहले जो स्टॉर्म आया होता है उसकी वजह से वो रोड ब्लॉक हो गया होता है, पेड़ गिर गए होते हैं, पूरा ख़राब हो गया होता है, और अब हम ट्रैप हो चुके हैं उस विलेज में, हम कहीं जा ही नहीं सकते क्योंकि वो रोड ख़राब है। अब जो है यही विलेज है, जो है यही घर है। बस हम सब ने अपनी डेस्टिनी अब एक्सेप्ट कर ली थी कि अगर कल को कुछ भी हम पे हमला होता है, मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें बस एक्सेप्ट करना पड़ा था, हम पे यही चॉइस थी।
और कहीं ना कहीं हम सब ने एक्सेप्ट कर भी ली थी। बहुत बुरी फीलिंग होती है, जॉन का बताना है कि ये बहुत बुरी फीलिंग है जब तुम्हें पता हो कि तुम पे हमला होगा, तुम्हें पता हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मतलब तुम फाइट भी नहीं कर सकते, तुम ट्राई भी नहीं कर सकते कहीं जाने की। तो सोच लो तुम्हें कैसा लगता होगा। तो जॉन का बताना है कि रात होती है और अब फिर से वो सब वेट कर रहे हैं कि आज भी कुछ आएगा। 2 बजते हैं और वापस वो आवाज़ आती है। और इस बार जब वो आवाज़ आती है ना, लिटरली दूसरे घरों से लोगों के रोने की आवाज़ आ रही है। जैसे जैसे वो आवाज़ बढ़ रही है, लोगों की रोने की आवाज़ कम हो रही है। मैं लोगों की क्या बताऊँ, मैं खुद रो रहा था, मैं खुद इतना रो रहा था, मैं खुद इतना चिल्ला रहा था, मैं प्रे कर रहा था गॉड से। बट जैसे जैसे वो आवाज़ बढ़ रही है, जैसे जैसे वो प्लेन मेरे घर के ऊपर आ रहा है, मुझे खुद की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही। और मैं बस अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो आवाज़ नहीं सुननी। मुझे वो ट्रॉमा जो पिछले कुछ दिनों से मिल रहा है, मुझे वापस नहीं सहना। मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया, मैंने अपनी मॉम को हक कर लिया और मैंने सोच लिया कि अगर कुछ भी होगा, तो अगर ये मेरा आखिरी दिन है तो मैं अपनी मॉम के साथ रहना चाहता हूँ। सब बहुत ज़्यादा इमोशनल था, कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि चल क्या रहा है। बस वो आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो आवाज़ की वजह से हम सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सब प्रे कर रहे थे गॉड को कि थैंक यू गॉड, जो भी आपने अपनी लाइफ दी, थैंक यू गॉड जो भी आपने हमारे साथ किया, एंड अगर हमसे कोई भूल चूक हुई है तो हमें माफ़ करना। बट वो आवाज़ धीरे धीरे गायब होने लग गई। मैंने नोटिस किया कि हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। वो चुपचाप आगे चले गए और वो उस फायर स्टेशन के पास जा रहे हैं। हमें लगा कि अब फायर स्टेशन को अटैक करेंगे, बट नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। वो प्लेन चुपचाप बस चला गया और हमें समझ नहीं आया कि क्या हम बच गए, क्या हम पे आज के दिन अटैक नहीं हुआ, क्या हमें एक और दिन मिल गया जीने के लिए। वेल, एक दिन और जीने के लिए सुनने में भी कैसा लगता है ना, बट हम कितने खुश थे। हम सब इतने खुश थे कि हमें एक दिन और मिल गया जीने के लिए, जैसे मान लो हमें एक नई लाइफ मिल गई हो। ठीक है, वो प्लेन गया, हम सब बाहर निकले, हम सब एक दूसरे से मिल रहे हैं कि हाँ हमारे पास एक और दिन है। यस, ये सोच लिया था हमने कि एक ही दिन है, मतलब अगले दिन तो अटैक हो गई होगा, हम ये सोच के चल रहे थे। बट फॉर्चुनेटली उस दिन के बाद आज तक ना तो वहाँ कोई प्लेन आया, ना ही कोई अटैक हुआ। अगले दिन हम सब ने सोचा था कि हम सब गांव वाले आराम से मिलेंगे, सबसे एक दूसरे से बातें करेंगे, अच्छे से रहेंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि रात को क्या होगा। वैसे ही हुआ, अगले दिन सब एक दूसरे से मिले, सब के सब। मेरी मम्मी की बचपन की दोस्त उनसे मिलने आ रही है, बता रही है कि हाँ भाई कैसी थी तू उस टाइम, मैं ऐसी थी। हम सब ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और हम रो रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि शायद आज रात हम लास्ट बार मिल रहे हो। बट हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का ये जो आखिरी दिन है वो ऐसे जिए कि जैसे मान लो हमने इसमें पूरी ज़िंदगी जी ली हो। हाँ, फिर रात होती है, फिर 2 बजते हैं, हम सब फिर से डरे हुए हैं। और इस बार मज़े की बात यह है कि हम सब विलेजर्स एक साथ हैं, हम सब एक उसके नीचे है, छत के नीचे है। हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर कोई आएगा तो ठीक है, बाहर फिर आके बोल देंगे कि भाई कर लो अटैक। तो 2 बजते हैं और हम वेट कर रहे हैं कि कोई आवाज़ आएगी आएगी आएगी। धीरे धीरे टाइम जा रहा है, बहुत धीरे टाइम जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि टाइम को क्या हो गया, रुक गया है क्या, नहीं चल रहा है। हमने घड़ी चेक करी थी, 2 बजते हैं, 2:05, 2:10, 2:20, 3, 3:30 और कोई आया ही नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई। सुबह हो गई है, कोई आवाज़ नहीं आई। हम सब शॉक में है कि हम सपना तो नहीं देख रहे, ऐसा कैसे हो गया कि कोई आया नहीं। हमने तो एक्सेप्ट कर लिया था कोई आएगा, बट कोई नहीं आया। एंड ऐसे एक दिन बीतता है, अगला दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, बट कोई नहीं आता। एंड अब जब मैं ये सब चीज़ें अपनी डायरी में लिख रहा हूँ, तब इस बात को 10 साल हो चुके हैं। यस, मेरी मॉम अब हेवन में है और शायद मैं भी जल्दी वहीं जाने वाला हूँ अपनी मॉम से मिलने। बट मैं ये डायरी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक एक्सपीरियंस था, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं चाहता हूँ कि आप सब, मेरी आने वाली जनरेशन, इस एक्सपीरियंस को सुने। कैसा लगता है जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारी डेथ जस्ट एक रात दूर है,
जस्ट 24 घंटे दूर है, तब भी तुम इतना एंजॉय कर रहे हो। और एक और चीज़, उस दिन के बाद से किसी ने भी मेरे मामा को दैट क्रेजी मैन नहीं बुलाया, बल्कि उनको गांव वालों ने एक अलग नाम दिया था। दैट क्रेजी मैन से उनका नाम चेंज होकर बन गया था अ मैन हु वांटेड टू सेव एवरीवन। वेल, आज भी मुझे पता नहीं चला उन्होंने होली वाटर क्यों डाला था। मे बी वो सही में थोड़े से पागल थे, बट जैसे भी थे वो हम सबको बचाना चाहते थे। शायद उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि ये मशीन्स, ये टेक्नोलॉजीज़ जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी हमारे लिए उतनी ही हानिकारक होंगी, उतनी ही ख़तरनाक होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, और मैं बस बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पता है कि एक दिन ही है आपके पास जीने के लिए, तो इंस्टेड ऑफ उस दिन रोने धोने की बजाय उसे अच्छे से जीना, क्योंकि आप एक दिन में ज़िंदगी जी सकते हो। और मैंने 5 दिन में, जो वो 5 दिन का एक्सपीरियंस था, उसमें मैंने ऐसा समझो कि मैंने 5 ज़िंदगी जी ली है। और ये बोलकर जॉन अपनी स्टोरी यहाँ ख़त्म करता है, या फिर बोलो जॉन अपने दादाजी की स्टोरी रेडिट पे ख़त्म करते हैं। सो या गाइस, दैट्स इट। आई डोंट नो ये तुम्हें कैसी लगी है, मतलब बहुत डिफरेंट स्टोरी है, ना कोई सस्पेंस, ना कोई ऐसा हैप्पी एंडिंग। हाँ, और मुझे नहीं पता यार, बट मैंने जब ये पढ़ी थी ना, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। इमोशनल स्टोरी, अच्छी स्टोरी, और रियल स्टोरी थोड़ी कम मिलती है सुनने को इस टाइप की, राइट? तो मैंने बस सोचा कि मैं आप सबसे शेयर कर लूँ। सो या, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़, देखो मैंने आपसे शेयर करी है, आप अपने दोस्तों से शेयर करना। और बस आई होप कि इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिले, ताकि हम ऐसी, मतलब ये जॉनरा अगर सेट हो गया तो मैं बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज ला सकता हूँ इस जॉनरा में, जो रियल स्टोरीज़ होंगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल स्टोरी है, आप भी मुझसे शेयर कर सकते हो, आपकी स्टोरी भी ले आऊँगा। लेट्स सी कि ये वीडियो कैसा करती है, और उसी पे डिपेंड करता है कि आगे हम ऐसी स्टोरीज लाएंगे कि नहीं लाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।